चरण सिंह सापरा जी, पूरे चुनाव में मुद्दे जो आपकी तरफ से उठे, उससे पहले हम एक बड़ी खबर इस समय बता देते हैं अपने दर्शकों को कि शरद पवार से मिलने के लिए संजय राउत पहुंचे हैं। तो ये जो सीटों का जो बंटवारा होना है, सीटों पर कौन उम्मीदवार होगा, ये सारी चीजों इन सब पर चर्चा चल रही है। लेकिन चरण सिंह सापरा जी, बाकी मुद्दे एक तरफ, हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों में संविधान, आरक्षण, ये सब मुद्दा बन गया। अब इस बार क्या पासा पलट रहा है राहुल गांधी का बयान और उसके बाद नाना पटोले ने जो समर्थन कर दिया है उस बयान का? क्या कांग्रेस का रुख क्या है आरक्षण को लेकर? ये देखिए, निश्चित रूप से सारी दुनिया जानती है और महाराष्ट्र की जनता भी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, ये कहीं ना कहीं सीधे या घुमा फिर के ये आरक्षण के विरोधी है। नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी ये महाराष्ट्र में बहुत प्रचलित हो चुका है। और मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में हमने देखी है और जो राज्यों में भी हमने देखी है, एक एक करके जो हमारी नवरत्न कंपनियां हैं, वो नवरत्न कंपनियों का प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। और जब जब नवरत्न कंपनियों का जहां जहां प्राइवेटाइजेशन होता है, वहां वहां आरक्षण उस नवरत्न कंपनी में समाप्त होता है। इस नवरत्न कंपनी को क्यों लाया गया था या पब्लिक सेक्टर को क्यों लाया गया था? इसीलिए लाया गया था कि बड़ी कंपनियों में भी आरक्षण रहे और जो साधारण जाति के लोग हैं उन्हें भी नौकरियां वहां पर मिले। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन करके ये आरक्षण विरोधी काम किया है, ये सारी दुनिया जानती है। और महाराष्ट्र के अंदर भी हुआ है, महाराष्ट्र के अंदर भी प्राइवेटाइजेशन बहुत सारा हुआ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर तो 8 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट पिछले 2.5 साल में गुजरात भेज दिए गए हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट, चाहे वो टाटा एयरबस मुद्दा दूसरा उठा रहे हैं आप चरण सिंह सापरा जी। मैं जानना चाहती हूँ कि राहुल गांधी ने जो कहा कि जब एक बार वो हासिल हो जाए मकसद जिसके लिए आरक्षण है, उसके बाद उसे खत्म करना चाहिए, नाना पटोले ने समर्थन कर दिया। अब नवरत्नों को क्यों स्थापित किया गया, उसका अत्यधिक सरलीकरण हो जा रहा है इस तरह की बातों से। पर इन चीजों को लेकर, क्योंकि बीजेपी आपको जमकर घेर रही है इस मुद्दे पर। नहीं, मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आप नहीं समझ पाएंगे तो वो आपका विषय है कि महाराष्ट्र की जनता धरातल पर ये जानती है कि नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो है, ये शुरू से आरक्षण के विरोध में रहे हैं और कहीं न कहीं ये आरक्षण पर हमला किसी न किसी तरीके से करते रहे हैं। यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चाहे जो भारतीय जनता पार्टी जितना ही प्रचार प्रसार करना चाहे, महाराष्ट्र की जनता को ये पता है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण विरोधी है। यही मैं कहना चाहता हूं। और मात्र इस एक मुद्दे पर चुनाव नहीं होगा, अनेक मुद्दे हैं। ये खोखे सरकार है, महाभ्रष्टाचारी सरकार है, मंत्रालय को घोटालेबाजों का केंद्र बना दिया है। जिस तरह से यहाँ पर कमीशन खोरी चल रही है, खुलेआम 40% कमीशन खोरी महाराष्ट्र के अंदर चल रही है, ये सारी दुनिया जानती है। ठेकेदारों को फिर भी पैसे नहीं मिल रहे। ठेकेदारों ने 40,000 करोड़ रुपए ठेकेदारों का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो जिस तरह से महाराष्ट्र का बुरा हाल इन्होंने किया है, पिछले ये कोड ऑफ कंडक्ट लगने से 15 दिन 20 दिन पहले 1275 निर्णय इन्होंने किए हैं। तो रेवड़ियां बांटने का काम या चुनावी लॉलीपॉप बांटने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जनता भली भांति जानती है कि ये चुनावी रेवड़ियां और चुनावी लॉलीपॉप हमको दे रहे हैं। तो कहीं से भी इनकी रेवड़ियां या लॉलीपॉप जो है वो स्वीकृत होने वाले नहीं है। महाविकास आघाड़ी जो है वो इकट्ठा चुनाव लड़के और हम निश्चित रूप से हम इस महायुति को पछाड़ेंगे, इसकी पोल खोलेंगे। बीजेपी भी बोलती रही थी कि पूरे चुनावों में संविधान मुद्दा नहीं है, लेकिन आखिरकार चुनाव समाप्त होते होते मुद्दा यही हो गया था कि कौन जनता को समझा पाया। मुझे समझने की बात नहीं है, जनता के समझने की बात है। और कौन सी पार्टी जनता को क्या समझा पाती है, वो बात भी बड़ी हो जाती है। प्रेम शुक्ला जी अब जुड़ गए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रेम शुक्ला जी बताएं, चरण सिंह सापरा कह रहे हैं कि आरक्षण विरोधी केवल और केवल बीजेपी है और ऐसे मुद्दों को उठा के कोई फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो जनता को यही समझा रहे हैं कि आरक्षण का विरोध सिर्फ बीजेपी की तरफ से होता है और उन्होंने कई उदाहरण देकर इसे साबित किया है। आप बताएं अपनी बात। श्वेता जी, 1963 में सारे मुख्यमंत्रियों को आरक्षण के विरोध में पत्र लिखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू भाजपा के नेता थे। वाह चरण सिंह सापरा जी, आपका तो जानकारी ही गजब की है। मंडल आयोग की सिफारिशों को वर्षों दबाकर रखने वाली श्रीमती इंदिरा गांधी भाजपा की नेता थी। राजीव गांधी जो संसद में खड़े होकर मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू होने पर
उसका विरोध कर रहे थे वो भाजपा के नेता हैं। और अमेरिका की धरती पर आरक्षण खत्म करने की बात करने वाले राहुल गांधी ये भाजपा के नेता हैं। और नाना पटोले आज जिन्होंने बयान दिया कि हम राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान से सहमत हैं, वो भी भाजपा में आ गए हैं। गजब की बातें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बारे में लगातार अफवाहें फैलाने का काम सुप्रीम कोर्ट सर्टिफाइड झूठ बोलने वाली कांग्रेस के तमाम नेताओं ने किया। लेकिन इस देश की जनता भली भांति जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ही वह पार्टी है जिसने अनुसूचित जातियों जनजातियों का सशक्तिकरण किया, जिसने पिछड़ा आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा दिया, जिसके कारण आज जो लोग पिछड़ों का आरक्षण छीनकर एक मजहब विशेष के लोगों को देना चाहते हैं, बंगाल में जो प्रयास किया गया, कर्नाटक में जो प्रयास किया गया कि पिछड़ी जातियों में मजहब विशेष के लोगों को शामिल कर पिछड़ों के अधिकार को छीना। और मुझे कृपा करके बताइए ना श्वेता जी, ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण ये कांग्रेस ने छीना कि भाजपा ने छीना? जामिया मिलिया में पिछड़ों का और अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण ये कांग्रेस ने छीना कि भाजपा ने छीना? भाजपा ने कहीं आरक्षण कहीं पर भी लिया हो वापस? एक उदाहरण बता दें। आरक्षण विरोध में मैंने पंडित नेहरू का बयान उद्धृत किया, इंदिरा जी की जो है मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करना उद्धृत किया, राजीव गांधी का बयान संसद का उद्धृत है, राहुल गांधी का बयान उद्धृत है, और इनका जो क्रियाकलाप जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में है सबके सामने है। किशोर तिवारी जी, थोड़ी चिंता हो रही है कि सामने कहीं आदित्य ठाकरे के खड़ा कर दिया जाएगा मिलिंद देवड़ा को? एक भी सीट पे कोई घबराहट नहीं है। और श्वेता सिंह जी, मैं आज पहली बार जीवन में आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ। दूसरी बार कर रहे हैं? दूसरी बार? अरे बाप देखिए, भूल गए आप। हाँ, मैं एक बात बोलता हूँ कि अब चरण सिंह छापरा हो या महेश हो, अब सब हम महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आपका चैनल दुनिया में और महाराष्ट्र में बहुत प्यार से देखते हैं और आपने ये शाम के समय पे बहुत पॉपुलैरिटी ले ली है। तो मैं एक बात बताता हूँ श्वेता सिंह, 29 तारीख तक उम्मीदवार इधर उधर होते रहेंगे और 4 नवंबर तक ये चलता रहेगा। तुम इसके लिए फिक्र मत करो कि इसमें फूट पड़ गई उसमें फूट पड़ गई। लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार के जो हाल हो गए कि ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के बीजेपी उनको उम्मीदवारों को लिस्ट दे रही है। बीजेपी ने इतना कहा था, आप गद्दार जितने लाए थे आपने उनके नाम डिक्लेयर कर दो, उनके डिक्लेयर हो गए। अब इसके बाद जो भी उम्मीदवार आएगा वो बीजेपी देंगी। और वो बेचारे कल दिन भर बैठे थे, शाम को दटा दुटा के भेज दिया। लेकिन एक बात बोलता हूं, महाराष्ट्र में मराठी मानुस बचाने के लिए बहुत ज्यादा अस्तित्व की लड़ाई हम लड़ने को जा रहे हैं। यहाँ पर जो गामा वायरस है वो हमारी सारी भूमि, सारे उद्योग, सारी जमीन, सारी संपत्ति हड़वाने को जगह। गामा यानी गौतम अडानी और मुकेश अंबानी, ये मैं बता रहा हूं। और ये तो अफजल शाह के साथ आए हैं हमारे साथ। लेकिन महाराष्ट्र के जो जितने भी ये गिरमिटिया मजदूर को हो या गुलाम को हो, इन सबको भी सबक सिखाया जाएगा। अगर महाराष्ट्र से देवेंद्र फडणवीस अगर सुन के आते हैं तो मैं बताता हूं फिर बीजेपी आ गई। बहुत सशक्त सुनामी आ गई है। क्योंकि जिस तरीके से पार्टियां तोड़ी गई, जिस तरीके से भ्रष्ट राजनीति को महाराष्ट्र में लाया गया, इसका तो खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। प्रेम शुक्ला जी तो दिल्ली में बैठते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में क्या चल रहा है ये उनको मालूम नहीं। अरे इनकमिंग चल रही है, उद्धव जी के यहाँ हजारों लोग हैं, शरद पवार जी के हजारों लोग हैं। ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सत्ता आ रही है ना। और मैं आपको बताता हूं जिस तरीके से आपने आज एक मुद्दा रखा आपने कि आरक्षण, मुझे बताइए, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने कहा था जब समाज के 98% वंचित लोग समाज के 2%
अडानी अंबानी के साथ आ जाएंगे, तब तब आरक्षण नहीं रहेगा। अब राहुल गांधी ने कहा कि सब समानता हो जाएगी और दरार नहीं रहेंगी, रिसोर्सेज पर भी, अपॉर्चुनिटीज में भी हमारे गरीबों का अधिकार आएगा, तब हटा देंगे। क्या गलत बोला? कुछ तो भी आरक्षण विरोधी है। 75 साल हो गए, उतनी ही गरीबी, उतनी ही लाचारी। दुनिया में कितने देश, प्रेम शुक्ला जी, कितने देश कहाँ के महाअघाड़ी में कहाँ सब चले सब गए? सहमत है इस बयान से, आप कह रहे हैं? नहीं, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ श्वेता जी, हाँ। कि बाबा साहब ने तो पॉलिटिकल आरक्षण 10 ही साल दिया था, और ये 75 साल के बाद भी पॉलिटिकल आरक्षण चल ही रहा है, ठीक है। क्योंकि आपने जनजाति और अनुसूचित जाति और ओबीसी को कभी अपॉर्चुनिटी दी नहीं ना, अपॉर्चुनिटी दी। अभी सारी सत्ता बनिया लोगों के पास है, ब्राह्मण लोगों के पास है। और आप देखिए कि हमारे जो दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, वो वहीं पड़े। तो ये मुझे लगता है कि और 100 साल आरक्षण चलेगा। हाँ, इसी प्रकार की भ्रष्ट व्यवस्था रही तो चलिए अभी हमें जीने का अधिकार चाहिए। ठीक है। गुलाबचंद दुबे जी, किशोर जी कह रहे हैं कि आप लोगों को तो अपने उम्मीदवारों को बदलना भी पड़ेगा और सारे निर्णय जो हैं वो बीजेपी की ही तरफ से किए जाएंगे, आप लोगों को निर्णय का अधिकार ही नहीं रहेगा। और इसके साथ ही आरक्षण पर भी जो उन्होंने टिप्पणी दी है, मैं उस पर भी आपकी राय चाहती हूँ। जी श्वेता जी नमस्कार। पहली बार आपके सामने साक्षात्कार होने का, डिबेट करने का मौका मिला है, और मैं आता हूं किशोर भाई के बातों पे। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना की ये बात कर रहे हैं, इन्हें क्या पता कि शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संबंधित इनके संबंध क्या थे। विगत 26-27 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी शिवसेना का यह संबंध वर्तमान का नहीं। श्वेता जी सच तो पूछिए, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, अटल जी और प्रमोद महाजन जी के बीच में संघर्ष, संगठन, संरचना के अंशों को समायोजित कर एकता के माध्यम से यह संबंध स्थापित किया गया था। इन महान पुरुषों को मात्र एक सोच था कि महाराष्ट्र में यह हिंदुत्व की व्यवहार इनके माध्यम से, शिवसेना के माध्यम से बनेगा, और हम देश के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी जाकर के इस अलग को जगाए रखेगी। ये सोच थी महान पुरुषों का। किसी को क्या पता, अभी जुम्मा इनको 8 दिन हो गए आकर के शिवसेना में ये राग अलाप रहे हैं। ये इनकी ये स्क्रिप्ट बनती है, उसी के ऊपर लिखते हैं, उसके ऊपर बांसते हैं, और इस देश के इस बड़े चैनलों के ऊपर एक मखौल का एक माहौल तैयार करते हैं। श्वेता जी सच तो ये है, इनके पास खोखा और गद्दार करने के लिए कुछ नहीं है। सच तो ये है कि इनके द्वारा किया हुआ शब्द इन्हीं के ऊपर लागू होता है। धन्य महापुरुष थे कि जिन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में माननीय बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व को कभी छोड़ा नहीं और सांप्रदायिकता को कभी नकारा नहीं। अगर ऐसा होता तो 1995 में हमारी सरकार पहली बार बनती है महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के समन्वय और सामंजस्य। पहला मंत्रिमंडल का गठन हो रहा था, तो पहला कोई व्यक्ति शपथ विधि ग्रहण किया था, उस व्यक्ति का नाम था साबिर भाई शेख। ये हमारा हिंदुत्व था। हम इस देश से प्रेम करने वाले और इस हिंदुत्व को अलग जगाने वाले माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों का अगर हम मापदंड मानते हैं तो हिमालय से मान सकते हैं। इसलिए उन्हें हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे कहा गया। ऐसे जैसे लोग क्या जानेंगे माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को, जिन्होंने जिंदगी भर यह बात कहा कि जिस दिन मुझे इन कांग्रेस से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन मैं राजनीति नहीं करूंगा, बल्कि राजनीति का सभी उनकी उस बात का जवाब दे दीजिए ना कि आप लोग सीट का फैसला भी खुद से नहीं ले रहे हैं, बीजेपी डिक्टेट करेगी आपको। बिल्कुल दूर तक नहीं, बड़े आराम से और बड़े स्नेह प्रेम से हम लोगों का सीट शेयरिंग हो चुका है। श्वेता जी बहुत जल्दी आपके स्क्रीन पे राष्ट्र और महाराष्ट्र देखेगा। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना अजीत दादा के बीच में जिस ढंग से सीट शेयरिंग हुआ है, सच तो घमासान इनके यहाँ मचा हुआ है, हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुका है। ठीक है किशोर जी, मैं आखिर में किशोर जी एक एक करके पहले सब लोग टिप्पणी अपनी दे दे, फिर मैं वापस लौट कर आती हूँ आपके पास। नहीं तो जो भी आप आरोप लगाएंगे ना वो आप वापस वो भी जवाब देंगे। अभी साबरा जी भी इंतजार कर रहे हैं। महेश चौहान जी ये बताइए कि क्या आप लोगों के बीच जो सीट बंटवारे की बात और जो अभी दुबे जी भी जो आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के बीच कुछ नहीं अभी तक तय हुआ है, बस एक फॉर्मूला कहने के लिए हो गया 85-85-85, क्या सही है ये? और
आरक्षण, चूंकि मराठा आरक्षण भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है महाराष्ट्र में, इस पर महाविकास आघाड़ी को अपना रुख खुलकर स्पष्ट करना होगा, आपको लग रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे जिस तरह की बातों को उठाया जा रहा है? श्वेता जी, देखिए, पहले तो आरक्षण की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले तो सीट बंटवारे की जो बात चल रही है, मुझे नहीं लगता गुलाब चंद जी जो महाविकास आघाड़ी की मीटिंग्स होती है, जो बैठकें होती है, उसमें वो रहते हैं। मुझे नहीं लगता उन्हें क्या क्या हो रहा है अंदर उसके बारे में कुछ पता है। आज टीवी चैनल पर बैठ के अगर उनको कुछ बोलना है तो वो थोड़ा सा सोच के बताए, थोड़ा सा स्टडी करके बोले। हम जैसे कि हमने कहा कि अब तक 85-85-85 का फॉर्मूला आया है, और जो बाकी की 15 सीटें बची है, उस 15 सीटों में थोड़ी सी चर्चा हो रही है, बिल्कुल होगी। देखिए, हमारी प्राथमिकता है कि बीजेपी की सरकार जो राज्य को गलत रास्ते पर लेकर जा रही है, उन्हें सत्ता से बाहर रखना, ये हमारी प्राथमिकता है, और उसके लिए एक एक सीट हमारे महाविकास आघाड़ी के लिए इंपॉर्टेंट है। हम एक गलत फैसला भी हमें भारी पड़ सकता है, और हमें जीतने की तरफ जो फैसला लेना चाहिए वो फैसले ही होंगे। 85 होने के बाद अभी सिर्फ 15 सीटें बाकी है। देखिए, उसमें प्राथमिकता इसको दे दी जा रही है कि जीतने की क्षमता जिसकी है उसे सीट मिलनी चाहिए। किसको कितनी सीटें मिलती है ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे हिसाब से कौन कितनी सीटें जीत के ला सकता है ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और कई सीटें ऐसी हो सकती है थोड़ी बहुत कि वहां पर एक से ज्यादा पार्टियों को ऐसे लगता होगा कि हम भी जीत सकते हैं, दूसरे पार्टी को लगता होगा वो भी जीत सकते हैं, तो उसमें वो मांग सकते हैं कि बाबा ये ऐसी चर्चाएं हो रही है, और इसमें हमारे जो वरिष्ठ नेता है तीनों पार्टियों के, वो साथ में मिलकर निर्णय लेंगे। आखिरी सवाल मैं गुलाब चंद जी को यहाँ पर पूछना चाहूंगा कि हमारे महाविकास आघाड़ी में 85-85-85 ये तो फॉर्मूला तय हो गया है, और बाकी की 15 सीटों का बंटवारा भी होगा, लेकिन महायुति में 155, 78 और 54 ये फॉर्मूला तय हो रहा है। तो गुलाब चंद जी को पूछिए कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए 85-85-85, ये आप एक्सेप्ट करोगे, या 155, 78 और 54 ये एक्सेप्ट करोगे? 54 तो गुलाब चंद जी की पार्टी को नहीं, इनके राष्ट्रवादी पार्टी को मिलने वाली है। इनको भी देखिए, लोकसभा में इनका जो स्ट्राइक रेट था गुलाब चंद जी के पार्टी का, उसके हिसाब से आज इनको क्या मिल रहा है? शिवसेना, अगर उद्धव बाला साहब ठाकरे की हम बात करें तो उन्हें 85 तो ऑलरेडी मिल रहे हैं, और ऊपर 15 में से 2, 4, 5 मिलेगी तो उनका 90 तक तो जाएगा ही जाएगा आंकड़ा, और इनको 78 मिल रहे हैं, तो ये भी तो इनको देखना होगा। ये सारी चीजें बंटवारे की, देखिए सीट बंटवारे की जो चर्चाएं चल रही है महायुति में भी, अभी तक इधर कुछ फाइनल हुआ है, उन्होंने भी पूरे नंबर्स अभी तक उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए है। और आरक्षण की जो बात है श्वेता जी, देखिए महाराष्ट्र में मराठा समुदाय, वो मराठा समुदाय आज आरक्षण कर रहा है सरकार के खिलाफ। ओबीसी समुदाय सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, आई एम सॉरी, आरक्षण नहीं, आंदोलन कर रहा है। मराठा समाज आरक्षण के लिए सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, ओबीसी समाज आंदोलन कर रहा है, धनगढ़ आंदोलन कर रहा है, आदिवासी आंदोलन कर रहा है। क्यों कर रहा है? अगर ये आरक्षण के विरोध में नहीं है, इन्होंने अगर मराठाओं को 10% आरक्षण दिया है, फिर भी मराठा आरक्षण क्यों कर रहा है? क्योंकि मराठाओं को कहीं ना कहीं ऐसा लगता होगा कि ये 10% आरक्षण उन्हें जो दिया गया है वो शायद सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा नहीं। इसलिए हमारा रुख ये है कि ये जो अभी चल रहा है उसकी वजह 50% की सीमा जो आरक्षण की है वो है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को देना चाहिए। ये बहुत डबल इंजन की बातें करते हैं, डबल इंजन की सरकार है ना, महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है, देश में भी उनकी सरकार है। ये क्यों नहीं एक प्रस्ताव लेकर देश में केंद्र में जाकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को एक रिक्वेस्ट करते कि 50% के ऊपर बढ़ा दिया जाए? हो जाने दीजिए ना संसद में चर्चा, ठीक है, हम सब है ना सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, साथ ही हम ये भी बता दें कि 85-85 के फॉर्मूले के साथ अब समाजवादी पार्टी भी 4 सीटें चाहती है। ऐसी खबर आ रही है कि अबू आजमी शरद पवार से मिले हैं, और अभी देखना होगा कि जो बची हुई सीटें हैं इस फॉर्मूले के बाद उसमें क्या समाजवादी पार्टी का भी हिस्सा आ सकता है।